चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। उम्मीद है कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्या पता 2 4 10 क्वेश्चन श्रृंखला से बेनिफिट मिल जाए। प्रयास यही है, बाकी तो गारंटी हम कुछ किसी बात नहीं देते हैं। फालतू भाई पता चला झूठे हवाबाजी बोल दिए कि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा अपने से, जबकि मेरा मैटेरियल ये नहीं है, या मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ यहीं से सब आप याद कर जाओगे, रट जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आराम से सुकून से पढ़ते रहिए। आप ऑलरेडी मेच्योर्ड पर्सन होंगे, मैं मान के चलता हूँ। आईएएस के एस्पायरेंट ऐसे ही होते हैं, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर और लगातार काम करने वाले। तो हम बस एक सपोर्ट कर रहे हैं आपको, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको आर्टिकल पढ़ने में आसानी हो सकती है, सुनने से क्या पता फ़ायदा मिले कुछ, ठीक है। बस ऐसा ही कुछ उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूसीसी। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की जाएगी। कहाँ की बात है? उत्तराखंड की। अब चलिए इसके बारे में आराम से डिस्कस करते हैं। पृष्ठभूमि बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता से पहले क्या स्थिति थी? स्वतंत्रता से पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। लेक्स लो की रिपोर्ट 1840। लेक्स लो की रिपोर्ट, कितने लोग तो इतिहास पढ़े भी नहीं होंगे, ये कौन सा रिपोर्ट आ गई? इसमें अपराधी सबूतों और कॉन्ट्रैक्ट्स अनुबंध से संबंधित भारतीय कानून का संहिताबद्ध करने के महत्व पर जोर दिया गया था। हाल ही में चर्चाओं में रहा लेक्स लो की रिपोर्ट जबरदस्ती बना दी है अब आपको पूछ लिया गया क्वेश्चन में, तो पता रहना चाहिए। हालांकि इसमें यह सुझाव दिया गया था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के वैयक्तिक कानून, पर्सनल लॉ को इस प्रकार की संहिताकरण से बाहर रखा जाना चाहिए। ये बात ठीक है। बी.एन. राव समिति जो आई थी 1941 में, बी.एन. राव समिति 1941 में, इस समिति ने हिंदू कानूनों के संहिताकरण के लिए संहिताबद्ध हिंदू कानून का सुझाव दिया था। इसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात कही गई थी। किसमें? बी.एन. राव समिति जो किए थे हिंदू कानूनों के संहिताकरण में, तो महिलाओं को समान अधिकार, देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ चर्चा हुई है। उसके बाद देख लीजिए कि ये स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति रही है। स्वतंत्रता के बाद विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये क्या है? इस कानून में भारत के नागरिकों और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए किसी भी धर्म आस्था को मानने वाले व्यक्ति से विवाह करने का प्रावधान किया गया है इस कानून के बाद, ठीक है ना। कौन? विशेष विवाह अधिनियम 1954। 4 प्रमुख हिंदू कानून कौन कौन से हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तकता भरण पोषण अधिनियम 1956। ये 4 कानून हैं जो कि यहाँ पर जो है हिंदू कानून माने जाते हैं। मतलब है, ये 4 के चारों कानून हैं। तो एक रहा विशेष विवाह अधिनियम और एक रहा 4 प्रमुख हिंदू कानून, ये चीज़। अब बात करते हैं यूसीसी के बारे में थोड़ा सा। यूसीसी के बारे में क्या क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसे बनते हैं। यूसीसी का आज से पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। एक समान कानून, यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के क्या क्या है इसमें? विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। एक समान रूप से, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपीज के तहत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा का निर्माण करना है। ये रहा कुछ इसके बारे में यूसीसी। अब वर्तमान स्थिति क्या है यूसीसी की, ये देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति, वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ काफ़ी जटिल एवं अलग अलग हैं। यहाँ प्रत्येक धर्म अपने विशेष कानूनों का पालन होता है। प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का। भारत में लागू व्यक्तिगत कानून, हिंदू अधिकार अधिनियम 1956, यह कानून हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1955, यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है।
गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। यह यूसीसी से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। तो ये रहा कुछ जो है यूसीसी के बारे में। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। इसमें क्या है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सिविल अदालतों को अगले नोटिस तक पूजा स्थलों के स्वामित्व को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने या विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया है। ये जो है कुछ सुर्खियों में रहने का कारण था। अब बात करते हैं कि इस कानून, इस अधिनियम के बारे में, कि पूजा या उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 के बारे में। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। पहली चीज 1947, याद रखिएगा पॉइंट। इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा चीज, कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तन नहीं करेगा। ध्यान रखिए चीज। यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने, जैसा कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, का सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि पूजा स्थल के स्वरूप को परिवर्तित करने से के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अब इस जो ये अधिनियम है, इसके कुछ अपवाद हैं। ये अपवाद कौन कौन से हैं ये भी जरा देख लेते हैं। अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई थी, अयोध्या वाला मामला। इसके अलावा यह अधिनियम प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों व पुरातत्वीय स्थलों पर लागू नहीं होता है। यही पॉइंट। कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें शामिल नहीं हैं जो पहले ही निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं। देख रहे ना, ऐसे किसी स्थल का कोई रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। अब जुर्माना क्या है? अधिनियम की धारा 6 में इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये रहा आपका कुछ इससे संबंधित पूजा स्थल। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल आता है, कौन सा पॉइंट है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्या कहा जाए, जरा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। सुर्खियों में क्या था? जसीला साजी बनाम भारत संघ मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अधिकारों क्या किया गया है? उचित ठहराया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसके बारे में हालांकि आप पढ़े भी होंगे, स्टैटिक में काफ़ी कुछ रहता ही है, तो फिर भी रिवीजन हो जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अपराध करने की आशंका के आधार पर, भविष्य में कोई अपराध न कर पाए इसके आशंका के आधार पर न्यायालय में बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में ले लिया जाता है। मतलब बिना मुकदमा के ही जो है कब्जे में ले लिया जाता है। जब किसी व्यक्ति से यह उचित आशंका हो कि वह लोक व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल प्रिवेंटिव डिटेंशन पर कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) और 22(2) गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। किसके? गिरफ्तारी और डिटेंशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 22(1) और 22(2) आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, एक पॉइंट और ध्यान देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 22(3) के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) और 22(2) द्वारा प्रदान की सुरक्षा
प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधान के बारे में। ये देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 22(1) हिरासत में लिए जाने के कारण जानने का अधिकार होगा। सबसे पहली चीज कि अगर हिरासत में लिए गए तो कारण क्या है। दूसरा क्या पॉइंट है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा उससे अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट बोल रहा हूँ, ये 22(2) है। 22(1), 22(2), अब 22(4) की बात हो रही है। 3 माह से अधिक अवधि तक प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए सलाहकार बोर्ड से मंजूरी आवश्यक है। किससे? सलाहकार। अगर 3 माह से अधिक की बात हो रही तब ये बोर्ड राज्यों द्वारा गठित किए जाते हैं। इनमें आमतौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह शामिल होते हैं। दोनों सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेट्स। अनुच्छेद 22(5) में क्या है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना चाहिए, उसे अपना पक्ष रखने का यथाशीघ्र अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल कौन कर रहा है? 22(5) कह रहा है। तो 22 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि क्या पता जो है कुछ चीज़ें इसमें आ जाएं। उसके बाद क्या है कि यदि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने में विफलता या देरी होती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित करने के बराबर होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन से जुड़े कानून कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम कोफपोसा 1974, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम पीबीएम सेका 1980। तो ये कुछ रहे इससे जुड़े कानून। अब आधार क्या होगा? सवाल ये है कि आधार क्या होगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू करने का आधार राज्य की सुरक्षा, पहली चीज, विदेशी मामले या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रखरखाव व रक्षा आदि। अब बात आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं, इसको देख लीजिए। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, याद रखिएगा 1950, कभी कभी मेंस में काम आ जाएगा। न्यायालय ने अनुच्छेद 22(5) के अस्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम 1950 को स्वीकृति दी थी। सिब्बल लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेन करने की वास्तविकता या डिटेन करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए थोड़ी सी। अब बात आता है क्या, कौन सा आर्टिकल? व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनालिटी राइट्स। इसमें क्या है इसको देखते हैं। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में विविध संस्थाओं, ई-कॉमर्स स्टोर, AI चैटबॉट्स आदि को एक अभिनेता की सहमति के बिना उसके नाम, छवि, आवाज और समरूपता का दुरुपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया। ठीक है ना, ये आर्टिकल इसलिए जो है चर्चा में है। अब आगे क्या है मुद्दा, इसमें देखते हैं। टाइम क्या हुआ? ठीक है भाई, टाइम। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में पहले देखते हैं। व्यक्तित्व अधिकार के बारे में क्या क्या है? व्यक्तित्व अधिकार नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवियों या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य विशेषता को व्यक्त करते हैं जो किसी सेलिब्रिटी आदि के व्यक्तित्व का प्रतीक है। जो किसी सेलिब्रिटी आदि का व्यक्तित्व का प्रतीक है। ठीक है, देश के किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाएगा कि क्या संविधान में उल्लेख है इसका कि नहीं, तो कभी कभी डाउट में डाल देगा। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है केवल। ठीक है ना, ये भी पॉइंट थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व अधिकार के 2 घटक कौन कौन से हैं।
पहला है पब्लिसिटी का अधिकार, दूसरा है निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार, निजता का अधिकार। पब्लिसिटी का अधिकार क्या है? अपनी छवि और समानता या पहचान की रक्षा करने का अधिकार। अपनी छवि और समानता या पहचान की रक्षा करने का अधिकार। इसमें क्या है? ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957। और निजता का अधिकार क्या है? अनधिकृत प्रतिनिधित्व से सुरक्षा, जिसमें क्या है? आर्टिकल 21 और जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार 2017। ये कुछ जो है व्यक्तित्व अधिकार के दो घटक थे। ठीक है, अब बात आती है कि मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार, मतलब मरने के बाद जो व्यक्तित्व अधिकार होगा वो क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। भारतीय दंड संहिता IPC यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है, क्या? मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है, तो उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। मानहानि, मरने के बाद भी, याद रखिएगा इस चीज़ को। प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। इसमें क्या है कि यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ गणमान्य व्यक्तियों, पदों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। तो ये कुछ जो है मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकार थे। इसके बारे में भी अपने जो है थोड़ी बहुत समझ तो हो ही गई होगी इतना करने के बाद है। अब क्या था? अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तित्व अधिकार। अब इंटरनेशनल बात कर लें थोड़ा सा। वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है, पहली चीज। हालांकि पब्लिसिटी संबंधी कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। रोम अधिनियम, रोम अभिसमय 1961, यह कलाकारों के अधिकारों, फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू, ट्रिप्स समझौता। इसमें क्या है? ये तो आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 1994 का है। यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर व लाइव प्रदर्शन करने वाले कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की रक्षा करता है। वीपो, प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि, WPPT। इसमें क्या है? यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये रहे कुछ जो है वैश्विक स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व अधिकार के बारे में। अब आता है क्या? व्यक्तित्व अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से हैं? अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, अन्य मामला 2011, दिल्ली हाई कोर्ट। वास्तविक दुनिया में किसी व्यक्तित्व की लोकप्रियता या प्रसिद्धि इंटरनेट की दुनिया पर भी लागू होती है। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि वास्तविक दुनिया जो है वही किस पे लागू हो जाएगा? इंटरनेट की दुनिया में भी, ध्यान रखिएगा चीज़। उसके बाद क्या एक पॉइंट है कि दीपा जयकुमार बनाम AL विजय 2019, मद्रास हाई कोर्ट। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पब्लिसिटी और निजता के अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। तो ये भी एक जो है दीपा जयकुमार, कभी याद रखिएगा कि कभी मेंस वगैरह में लिखने में काम आ जाता है ऐसे केस, तो अच्छा लगता है, इंप्रेशन मिल जाता है अच्छा खासा, है ना। चलिए आगे देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। अब अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में क्या क्या है इसको जरा देखते हैं। शत्रु संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टी। शत्रु संपत्ति, एनिमी प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि शत्रु संपत्ति है क्या, इसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। जब आपके पास स्टेटमेंट आएगा तो कन्फ्यूजन पैदा करेगा, तो उसी चीज़ को ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी पढ़ते रहिए। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पूर्वजों की उत्तर प्रदेश में स्थित शत्रु संपत्ति को बेचने का निर्देश दिया गया। मतलब उनकी जो संपत्ति उत्तर प्रदेश में थी उसको बेचने के बारे में बात हो रही है। क्लियर बात। शत्रु संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं पहले। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में शत्रु को ऐसे देश और उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने, अर्थात पाकिस्तान और चीन, भारत पर आक्रमण किया हो। मतलब कि जिसने भारत पर आक्रमण किया हो उसके बारे में बात हो रही है, उसके नागरिकों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसा हुआ है पाकिस्तान से, इसलिए क्या होगा? शत्रु माना गया है। उसके बाद क्या उनकी संपत्ति क्या माना गया? शत्रु संपत्ति। अब क्या है
किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं। किसी शत्रु व्यक्ति, शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि इस अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है, मतलब शत्रु परिभाषा का विस्तार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन शामिल शत्रु में? शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी, शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश न हो। कोई भी शत्रु जिसने भले ही अपनी राष्ट्रीयता बदल ली है। ठीक है। 1968 का अधिनियम भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक को शत्रु संपत्ति के संरक्षण, प्रबंधन, नियंत्रण और बिक्री का अधिकार देता है। और क्या कह रहे हैं? शत्रु संपत्ति अभिरक्षक किसके अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कभी कभी लगेगा कि विदेश मंत्रालय है क्या या रक्षा मंत्रालय है क्या, तो ऐसे डाउट मत रहिएगा। या कभी कभी लगेगा प्रधानमंत्री या पीएमओ होगा, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा समझ, मतलब केयरफुल रहिएगा इसके लिए। उसके बाद एक पॉइंट आता है, एक आर्टिकल, भुला दिए जाने का अधिकार। मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, है अधिकार है भूलने का, तो भूल जाइएगा। तो जो है भुला दिए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन, नहीं भूल पाओगे। हैं कैसे भूलें सर, जिंदगी में कुछ तो चीज़ें अपने आप ही याद रहती हैं। चलिए आर्टिकल बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल प्राइवेसी यानी डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा से संबंधित भुला दिए जाने का अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। भुला दिए जाने अधिकार के बारे में अब देखिए क्या अधिकार है इस पे। इससे डेटा मिटाने का अधिकार, राइट टू इंश्योर भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी संगठन से अपने व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अनुरोध कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यह अधिकार तब लागू होता है जब व्यक्ति का डेटा उस उद्देश्य के लिए अब आवश्यक नहीं रह जाता जिसके लिए उसे एकत्र किया गया था, या जब व्यक्ति ने डेटा प्रोसेस के लिए अपनी सहमति वापस ले ली है। तो ये तो रहा थोड़ा सा उसके बारे में। अब भुला देने का अधिकार जो है, इसकी उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में उल्लिखित विस्मृत, ऑब्लिवियन किए जाने के अधिकार से हुई है। ठीक है। हालांकि भुला दिए जाने का अधिकार एक पूर्ण या निरपेक्ष अधिकार नहीं है। भुला देने का अधिकार क्या है? पूर्ण या निरपेक्ष अधिकार नहीं है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी, बड़ा फेमस है यार, है ना कितनी बार चर्चाओं में आ चुके ये। के.एस. पुट्टास्वामी 2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुला देने का अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला देने का अधिकार का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 में भुला दिए जाने का अधिकार का उल्लेख नहीं है। यूरोप के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR कानून में भुला दिए जाने का अधिकार को शामिल किया गया है। ये रहा कुछ भुला दिए जाने का अधिकार। सर अधिकार है लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत जगह प्रयोग करोगे भाई साहब, कैसे होगा सही जगह प्रयोग करिए। सही जगह अधिकार सही जगह प्रयोग करने चाहिए, गलत जगह नहीं। ठीक है, अब से करेंगे सर। इतना समझदार कैसे हो जाएंगे, कुछ शरारतें होनी चाहिए ना। चलिए, इनर लाइट परमिट। नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमकेदिमा और न्यूलैंड, याद रखिएगा, पता यही नहीं पता कहाँ है ये, तो कहाँ का है? नागालैंड जिलों के लिए इनर लाइट परमिट लागू करने की मंजूरी दे दी है। इनर लाइट परमिट के बारे में देखते क्या है। यह सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है। आधिकारिक यात्रा दस्तावेज जो भारतीय नागरिकों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है। ILP प्रणाली का उद्देश्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट आवागमन को विनियमित करना है। ILP का आधिकारिक तौर पर उपयोग पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय संस्कृतियों की रक्षा के लिए किया जाता है। उत्पत्ति देखिए, वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन BEFR एक्ट से ILP के विविध प्रकार क्या क्या हैं? ILP के विविध प्रकार, एक पर्यटकों के लिए और अन्य दीर्घकालिक प्रवास, अक्सर रोजगार के उद्देश्य के लिए।
आईएलपी के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राज्य तो पता होना चाहिए आईएलपी में आ कौन कौन रहे हैं। तो एक चलो ठीक, अरुणाचल प्रदेश याद हो गया, मिजोरम, मणिपुर, यम यम है, दो दो सर, यम यम कर दें क्या मिलीमीटर कर दें बस वैसे याद रखिए। नागालैंड, नागा बाबा जो अयोध्या वहाँ पे कुंभ में दौड़ रहे हैं, पता नहीं वही है कि कौन है, बस वैसे याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। तो ये क्या है, आईएलपी के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। उसके बाद क्या है, आईएलपी के लिए पात्र नहीं, कौन कौन लोग पात्र नहीं आईएलपी के लिए? एनआरआईज, भारतीय जो 6 महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं, वो क्या है, पात्र नहीं है। पीआईओ कार्ड धारक और ओसीआई कार्ड धारक, पीआईओ कार्ड धारक और ओसीआई कार्ड धारक ये भी पात्र नहीं है। जब स्टेटमेंट में आएगा ना कंफ्यूज कर देगा, ध्यान रखिएगा। उन्हें संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट लेनी होगी। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र परमिट ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, पाप है ना। आईएलपी सुना सर, ये पाप कौन सा है? पाप प्रबंधित क्षेत्र परमिट, रैप। अच्छा सर, एक तरफ पैप है एक तरफ रैप है, क्या बात है। ऐसा पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी में, मजा आ जाएगा फिर तो, यही सब पढ़ेंगे। चलिए, विदेशी विषयक संरक्षित क्षेत्र आदेश 1958 के तहत राज्य की इनर लाइन वाले क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये रहा कुछ पॉइंट। कुछ और बचा है? बिल्कुल बचा है। क्या है इसमें, जरा देखते हैं। वर्तमान में संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्से, संपूर्ण सिक्किम, कुछ भाग संरक्षित क्षेत्र और कुछ भाग प्रतिबंधित क्षेत्र में, दोनों में है सिक्किम। विदेशी विषयक प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 के तहत प्रतिबंधित के रूप में घोषित क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश तथा सिक्किम राज्य का कुछ हिस्सा शामिल है। किसी विदेशी व्यक्ति को सामान्यतः संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि सरकार को यह संतोष न हो जाए कि ऐसी यात्रा को उचित ठहराने के लिए ठोस कारण मौजूद हैं। तब तक भूटान के नागरिक को छोड़कर प्रत्येक विदेशी व्यक्ति को, अच्छा भाई देख रहे ना, कि जो किसी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना और रहना चाहता है, उसे सक्षम प्राधिकारी से विशेष परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा आर्टिकल जो डिस्कस किया गया समझ में आया होगा। कितना टाइम लगा? आधा घंटा, है ना। ये कुछ रहा, और भी कुछ है क्या? नहीं सर। अब शुरू होगा केंद्र राज्य संबंध। क्या शुरू होगा? केंद्र राज्य संबंध। ये कितना है जरा देख लें एक बार, तो अगर मौका मन करेगा तो अभी डिस्कस कर लेंगे। 2 3 4 5 अलग से वीडियो डालना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इस पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से समझने सीखने का प्रयास किया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन की एक उम्मीद ही तो है, बाकी क्या है, उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं अपने पास। तो एक उम्मीद है, इसी उम्मीद से काम किया जा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 25 मई 2025। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है।